तो वो अब हम यहाँ से लेमडा कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये है। अब देखो सबसे फर्स्ट अब हम यहाँ से अब चाहिए डी क्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, डी क्यू को हम सबसे फर्स्ट यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। डी क्यू को सबसे पहले हम यहाँ से इस लेमडा को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, तो देखो लेमडा इक्वल टू क्या होता है, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है। लेमडा इक्वल टू क्या होता है, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है। लेमडा इक्वल टू जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है लेमडा, वो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो लेमडा इक्वल टू तो देखो अब हम क्या जानते हैं, वी नो दैट लेमडा इक्वल टू क्यू, लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल। ठीक है, ये हम जानते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो अब हम यहाँ से इस डी क्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू। डी क्यू को हम क्या लिखेंगे अब, लेमडा, लेमडा कौन से लिखेंगे, सेकेंड वायर का। लेमडा टू इंटू छोटा सा डी एल लिया है, इंटू ई वन किसका लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट। तो देखो हम वैल्यूज रख देते हैं, लेमडा टू डी एल। ठीक है, ई की जगह ई इन द प्लेस ऑफ ई, टू के लेमडा वन बाई आर। ठीक है, ये फोर्स आ गया, ये फोर्स आ चुका है। ठीक है, बट हमको क्या पूछ रहा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछ रहा है। फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये जो इसको हम एफ को फोर्स पर यूनिट लेंथ, यहां से हम एफ अपॉन डी एल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, टू के लेमडा वन लेमडा टू बाई आर। ये क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, तो यही करेक्ट ऑप्शन होगा, एफ अपॉन डी एल। ये फोर्स पर लेंथ टू के लेमडा वन लेमडा टू बाई आर, टू के लेमडा वन लेमडा टू बाई आर। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, टू के लेमडा वन लेमडा टू बाई आर इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, टू के लेमडा वन लेमडा टू बाई आर। ठीक है, तो ये प्रूव करके भी दिखा दिया, सीधे याद भी रहना चाहिए, सीधे याद भी रहना चाहिए। ठीक है, सीधे क्या रहना चाहिए, याद भी होना चाहिए। सेवन, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, अ स्फीयर इनक्लोज। ठीक है, अ स्फीयर इनक्लोज एन इलेक्ट्रिक डायपोल विच चार्ज दे रखा है प्लस माइनस 3 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। व्हाट इज द टोटल फ्लक्स अक्रॉस द, देखो कुछ इस तरीके की कहानी है। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या है, एक स्फीयर है। ठीक है, एक स्फीयर है, और एक ये डायपोल को इनक्लोज कर रखा है इसने। ठीक है, यहाँ जो चार्ज है वो -3 इंटू 10⁻⁻⁶ है, और Q2 क्या है, +3 इंटू 10⁻⁻6 है। ठीक है, क्लोज्ड है। तो टोटल चार्ज करोगे तो कितना आ जाएगा, टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, -3 इंटू 10⁻6 प्लस, तो ये आ जाएगा। तो अब गॉस लॉ लगाओगे। गॉस लॉ क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस से 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू होता है। अब यहाँ क्या आ रहा है, देखो क्यू, क्यू तो 0 आ गया। ठीक है, टोटल चार्ज कितना आ गया, 0 हो गया, तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है,
क्योंकि चार्ज इक्वल और अपोजिट होने की वजह से क्या होगा, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और चार्ज जीरो होगा तो उससे जो फ्लक्स होगा वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जो कौन से ऑप्शन, जो कि इसका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 इज इट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जीरो आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9. The electric field due to uniformly charged sphere of radius r is a function of distance. हमको बताना है यूनिफॉर्मली चार्ज का मीन क्या हुआ, इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है हमसे। अब इसमें हॉलो और सॉलिड की बात आएगी। ठीक है, हॉलो और सॉलिड के बारे में बात, तो यहाँ जो होगा हमारे पास ये क्या है, यूनिफॉर्मली है, तो ये सॉलिड स्फीयर होगा। कैसा होगा, ये होगा सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर में अगर हम, सॉलिड स्फीयर में हमको पता है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर में हमको पता है कि जो इनसाइड होता है, सॉलिड स्फीयर में हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अंदर जीरो नहीं होता है। ठीक है, सॉलिड स्फीयर में देखो होता क्या है, इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या करता है, वो डिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और सरफेस तक कांस्टेंट, और आउटसाइड कैसे वेरी करता है, ऐसे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, फिगर नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिगर नंबर 2 इसका क्या होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सॉलिड स्फीयर की बात कर रहा है, सॉलिड स्फीयर की बात कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। एन इलेक्ट्रिक डायपोल, कोई एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, इज प्लेस्ड इन, ये इंपोर्टेंट है, नॉन यूनिफॉर्म, इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस। जब आप नॉन यूनिफॉर्म कहेगा तो तब एक्सपीरियंसेस बोथ टॉर्क एंड फोर्स, टॉर्क एंड फोर्स, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्लियर है, तो जब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बोले, मैग्नेटिक फील्ड बोले, तो जो इलेक्ट्रिक डायपोल होगा इट विल एक्सपीरियंसेस बोथ टॉर्क एंड फोर्स। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दैट। क्वेश्चन नंबर 11, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, व्हाट विल बी द फ्लक्स थ्रू क्यूब, अ क्यूब ए ऑफ पॉइंट क्यू इज एट वन इट्स कॉर्नर। ठीक है, तो ये जो वीडियो है प्रॉब्लम विथ क्यूब रिलेटेड, मैंने एक वीडियो बनाई है। ठीक है, प्रॉब्लम विथ क्यूब करके, तो आप उसको देख लेंगे उस वीडियो को। क्लियर हो गया, तो अब यहाँ ये जो चार्ज रखा हुआ है, कहाँ रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसको, उस थ्योरम, उस वीडियो को डाल देंगे। ठीक है, तो फ्लक्स हमने कॉर्नर्स में रखा है, तो कॉर्नर्स में क्या होगा, कॉर्नर्स में यहाँ पर मैंने एक मेथड बताया था तुमको, ढक दे मेथड। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया था एक ढक दे मेथड। ठीक है, तो इस चार्ज को ढकने के लिए हमको क्या चाहिए, 8 क्यूब चाहिए। ठीक है, तो एक कॉर्नर में रखा होगा तो 8 से कितना पास करेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। एक से कितना पास करेगा, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट इज इट्स करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉपुलर क्वेश्चन है 11। क्लियर, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, अ स्क्वायर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, अ स्क्वायर, ठीक है, अ स्क्वायर सरफेस ऑफ लेंथ एल मीटर्स इन द प्लेन ऑफ द पेपर इज प्लेस्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड
एक्टिंग अलोंग द सेम प्लेन एट एन एंगल थीटा, ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर सोन इन फिगर। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है हमसे। हमेशा याद रखेंगे इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है। कॉन्सेप्ट क्या आता है देखो, इफ द if the electric field lines if the electric field lines are parallel to the surface, ठीक है, then देन जो टोटल फ्लक्स होगा किसी भी सरफेस से वो कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, जब भी आपको क्या दिखे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी सरफेस के पैरेलल होंगे तो फ्लक्स क्या होगा, हमेशा जीरो होगा, क्योंकि जो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। जो आपको ये थीटा दी चाहिए फ्लक्स निकालने में, तो हमको दो ही चीज चाहिए। फ्लक्स निकालने में हमको क्या चाहिए, ई डॉट डी एस चाहिए। ठीक है, ई डॉट डी एस चाहिए होता है हमको फ्लक्स निकालने के लिए। तो ई डॉट डी एस चाहिए होगा। तो यहाँ इस केस में देखो, ये सरफेस ये इसके पैरेलल, तो यहाँ एंगल कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सॉरी 90 हो जाएगा। तो 90 होगा तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ईडीएस कॉस 90 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया है। हमेशा याद रखेंगे, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू द सरफेस देन टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस इज ऑलवेज जीरो, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल देखना आना चाहिए, जो कि हमेशा क्या होगा, 90 होगा इस। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, ये है कैपेसिटेंस से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच में हमको इफेक्टिव चाहिए। ठीक है, तो अब फिगर देख के हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सा अरेंजमेंट है। 6 दे रखा है, तो डेफिनेटली हमको यहाँ से सीरीज पैरेलल पता नहीं चल रहा है। तो ये क्या होगा, जो ये अरेंजमेंट है, ये जो अरेंजमेंट होगा, मैंने बताया था क्लास में जब मैं पढ़ा रहा था। तो ये जो अरेंजमेंट है, कहाँ से, ये किस प्रॉब्लम से बेस्ड है बताओ, ये किस प्रॉब्लम पर बेस्ड होगी, व्हीट स्टोन ब्रिज। किस में बेस्ड होगी, व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होगी, व्हीट स्टोन ब्रिज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, व्हीट स्टोन ब्रिज से रिलेटेड प्रॉब्लम है। क्लियर हो चुका है। तो अब देखो हम इसको रीड्रॉ करते हैं। जो भी सर्किट दिया रहेगा उसको हमने क्या करना है, रीड्रॉ करना है। इस सर्किट को हम रीड्रॉ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सर्किट को रीड्रॉ करेंगे। रीड्रॉ कैसे करते हैं देखो, सबसे फर्स्ट देखो, ये x होगा, तो क्या मैं a को भी x कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। ठीक है, ये y होगा, तो क्या मैं d को भी y कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ, इक्विपोटेंशियल मेथड। तो देखो, जिनके बीच में मुझे इक्विवेलेंट निकालना होता है उसको मैं हमेशा साइड में रखूंगा। इस पॉइंट को मैं a कह देता हूं, और इस पॉइंट को हमने क्या कह दिया, इसको d कह दिया हमने। ठीक है, अब इस b पॉइंट को पकड़ के ऊपर को उठाओ, तो ये जो b पॉइंट है ये तो आ जाएगा ऊपर, और इस c पॉइंट को ऐसे नीचे को हैंग करो। ठीक है, नीचे को स्ट्रेच करो, तो ये जो हमारे पास जो c पॉइंट है वो कहाँ आ जाएगा, ये c पॉइंट आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो ये इस तरीके से सर्किट रीड्रॉ हो गया। अब देखो, इनके बीच में एक कैपेसिटर लगा है। ठीक है, बी और डी के बीच में भी एक कैपेसिटर लगा है, और सी और डी के भी बीच में एक कैपेसिटर लगा है, और ए और डी के भी बीच में एक कैपेसिटर लगा है। ठीक है, और बी और डी के भी बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, तो इन सब की वैल्यूज को हम फिगर से देख लेते हैं। कि ए और बी के बीच में कितना लगा हुआ है। ठीक है, तो देखो, ए और बी के बीच में कितना लगा हुआ है, ए और बी के बीच में जो हमारे पास कैपेसिटर लगा हुआ है वो है 6। कितना है, ए और बी के उसमें जो कैपेसिटेंस लगा हुआ है वो कितना है, 6 है। ठीक है, वो कितना आ रहा है, ये 6 लगा हुआ है ए और बी के बीच में। ठीक है, तो ए और बी के बीच में भी हम एक 6 लगा लेते हैं। फिर देखो, ए और सी के बीच में भी 6 है ना। ए और बी, देखो, ए और बी के बीच में कितना है, ए और बी के बीच में कितना कैपेसिटेंस लगा हुआ है, 6 लगा हुआ है। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, 6 माइक्रोफेरेड लिख देंगे। ठीक है,
और फिर बी और डी, देखो बी और डी ये देखो एक और 6 माइक्रोफेरेड लगा हुआ है, ठीक है। और फिर ए और सी, देखो ए और सी ये देखो फिर से 6 माइक्रोफेरेड लगा हुआ है, 6 माइक्रोफेरेड लगा हुआ है। सी और डी देखो, सी और ये है सी एंड डी, सी एंड डी, सी एंड डी, सी एंड डी के बीच में कितना लगा हुआ है, सी और डी के बीच में लगा है, सी और डी के बीच में देखो ये लगा है 6, ये लगा है देखो 6 माइक्रोफेरेड। और बी और डी के बीच में देखो लगा हुआ है देखो 20, ये लगा हुआ है 20। तो ये हमने रिड्रॉ कर लिया। देखो अब हमेशा याद रखो कि ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज है, व्हीट स्टोन ब्रिज इन बैलेंस कंडीशन में है। ये क्या है, बैलेंस कंडीशन है। बैलेंस कंडीशन मीनिंग क्या हुआ, देखो 6/6 एक और 6/6, दैट मीन्स 1:1 आ गया है, ठीक है। 1:1 आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो पोटेंशियल बी का होगा वही पोटेंशियल सी का होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला जो कैपेसिटर है ये हो जाएगा बेकार हो जाएगा, इसमें कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, इसको हम रिमूव आउट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो जो चार्ज इसमें फ्लो होगा वही चार्ज इसमें फ्लो हो रहा होगा। तो 6 और 6 क्या हो जाएगा, सीरीज, ये 6 और ये 6 कैसे जाएगा, ये दोनों भी सीरीज में हो जाएंगे, ठीक है। तो 6 और 6 का कैपेसिटर है, कैपेसिटर में जब आप सीरीज करते हो तो सी कैसे निकलेगा, इन दोनों का 6 और 6 का 6 × 6 अपॉन C1 प्लस C2, तो ये कितना आ गया 36/12। तो 3 आ गया, ये क्या आ गया 3 माइक्रोफेरेड। तो देखो 3, ये भी 3 और ये भी 3 आएगा, ठीक है। तो 3 और 3 किस में हो जाएंगे, फिर पैरेलल में हो जाएंगे। 3 और 3 किस में हो जाएंगे, ये देखो ये ऊपर से आया, ये 3 माइक्रोफेरेड यहाँ से आया है, और ये 3 माइक्रोफेरेड क्या है यहाँ से, ठीक है। 3 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड, ये है x और ये हो गया और y। और 3 और 3 किस में है, पैरेलल में है। और पैरेलल में क्या हो जाएगा, सीधे ऐड हो जाते हैं, C1 रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। 3 + 3 कितना आ गया, ये 6 माइक्रोफेरेड आ गया, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा, 6 माइक्रोफेरेड इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, 6 माइक्रोफेरेड इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। क्या होगा, इसका रीड्रॉ करना आना चाहिए। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो सर्किट को रीड्रॉ करना आना चाहिए। तो 6 माइक्रोफेरेड इज इट्स करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 13th क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14th क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 14 क्वेश्चन क्या है, द करंट इन अ कंडक्टर वेरीज टाइम, ठीक है। हमको क्या दे रखा है, देखो करंट किसी कंडक्टर में टाइम के साथ रिलेशन दे रखा है, I = 2t + 3t² एम्पियर, ठीक है। I इज एम्पियर, ठीक हो गया। हमसे कह रहा है कि चार्ज फाइंड आउट करो t = 2 से t = 3। तो देखो हम एक बेसिक फॉर्मूला जानते हैं, I = होता है dq/dt, I = होता है dq/dt, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको चार्ज फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से dq = क्या हो जाएगा, I/dt हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, और हमको I कितना दे रखा है, 2t, I कितना दे रखा है, 2t + 3t², 2t + 3t² dt, और लिमिट लगाएंगे हम 2 से 3, t = 2 से t = 3, और ये क्यों हो जाएगा, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। बस इतना कॉन्सेप्ट है, बाकी तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। q = कितना हो जाएगा, देखो 2 से 3 ये आ जाएगा, t dt आ जाएगा, +3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 2 से 3t² dt। अब t की पावर n dt का इंटीग्रेशन आना चाहिए, t की पावर n+1/n+1। तो इसको लगाओ और आंसर बताओ, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2, ये आ जाएगा t की पावर 1, तो कितना आ जाएगा, t की पावर 2/2 आ जाएगा, ये 2 से 3 आ जाएगा, +3 आ जाएगा, t की पावर 3/3, और ये क्या आ जाएगा, 2 से 3 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो ये 2 से ये 2 कॉमन कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा,
अब यहाँ पुट करो, सबसे पहले अपर लिमिट रखना। अपर लिमिट क्या रखोगे, इस टी की जगह रखोगे सबसे पहले थ्री थ्री का स्क्वायर, ठीक है, थ्री का स्क्वायर। और फिर यहाँ क्या रखोगे, थ्री का स्क्वायर माइनस के साथ टू का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ भी रखो थ्री का क्यूब माइनस टू का क्यूब, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये कितना आ गया, 9 - 4 प्लस 27 माइनस 8, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बोलो, ये आ जाएगा 30 और 36, 36 माइनस 12, 6 में से 4, 6 माइनस 2 4 और 3 माइनस 1 2, 24 आ जाएगा, ये 24 कूलम आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा, तो इसका क्या हो जाएगा, 24 कूलम आएगा। कितना आंसर आएगा, 24 कूलम आना चाहिए बस, ठीक है, और बेसिक सी लग रहा है इसमें 24 कूलम, ठीक है, जो कि कौन सा ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर, ठीक है, 24 कूलम, जो कि ऑप्शन नंबर, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस ऑप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 24 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी एक बार आप पक्का प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, किरचॉफ जॉनसन लॉ फॉलो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही है। किरचॉफ लूप लॉ फॉलो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंटेंस करेक्ट, तो बिल्कुल सही है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट सेंटेंसेस है, बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट, ठीक है, दोनों के दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल क्लियर हैं। किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है, और जो किरचॉफ सेकंड लॉ होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है, क्लियर हो चुका है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 15। अब देखेंगे नाउ क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अ वायर इज स्ट्रेस्ड सो दैट इट्स लेंथ 20% मोर देन इट्स इनिशियल वैल्यू, इनिशियल लेंथ परसेंटेज, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस निकालना है। देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं, ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया करो। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, हम मानते हैं कि जो इनिशियल लेंथ है वो कितनी है, एल है, ठीक है। तो फाइनल लेंथ कितनी हो जाएगी, शुरू का, शुरू में कितना परसेंट आपने स्ट्रेच कर दिया बोलो, ये क्वेश्चन में दिया है 20% आपने स्ट्रेच कर दिया है, तो 20% का मतलब 100 किसका, इनिशियल लेंथ, तो ये कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 100, 100L प्लस 20L, ये आ जाएगा 120 अपॉन 100L, तो 12, ये आ जाएगा 1.2L आ जाएगी फाइनल, ठीक है। ये स्टेप नंबर फर्स्ट, ये स्टेप नंबर फर्स्ट आ जाना चाहिए आपको, ठीक है। हम इनिशियल को एल लेके चलेंगे। स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन क्लियर है। अब देखो स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू हमको ये पता होना चाहिए कि जो रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर लेंथ, ठीक है, रेजिस्टेंस ऐसे वेरी करता है लेंथ का स्क्वायर के साथ। तो अब हमेशा हम क्या करेंगे, हमेशा हम क्या करेंगे, आर फाइनल, फाइनल अपॉन आर इनिशियल निकालेंगे हम हमेशा, ठीक है। आर फाइनल मीन्स लेंथ है, फाइनल वाली लेंथ है, ठीक है, फाइनल लेंथ कितनी है, 1.2L का होल स्क्वायर हो जाएगा इस रिलेशन से, और आर इनिशियल लेंथ कितनी है, एल आई कितनी है, एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये यहाँ से आ रहा है हमारे पास, यहाँ से हमारे पास आ रहा है आर एफ, आर फाइनल अपॉन आर इनिशियल इक्वल टू एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, वो 12 का स्क्वायर 1.44 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो स्टेप नंबर थर्ड क्या करना है, 3 स्टेप में आंसर निकालना सीखो। स्टेप नंबर थर्ड, अब यहाँ क्या करना है, देखो परसेंटेज चेंज बनाने के लिए मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक है, बोथ साइड आप 1 सब्ट्रैक्ट करो, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया,
इसके बाद आप दोनों साइड क्या करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो जो ये लेफ्ट वाला टर्म देख रहे हैं आप, ये लेफ्ट वाला टर्म क्या बन जाएगा, ये परसेंटेज चेंज बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस बन जाएगा, आर एफ माइनस आर आई अपॉन आर आई इंटू 100। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, 0.44 इंटू 100, दैट मीन्स ये बन जाएगा 44% आ जाएगा, 44% आ जाएगा। ठीक है, तो 3 स्टेप में आंसर निकालना सीखो, 3 स्टेप में आंसर निकालना सीखो। तो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इन 3 स्टेप में क्या कर सकते हैं, इसको आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इसका क्वेश्चन नंबर, इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, थर्ड 44% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या है, व्हेन अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ ड्रॉन टू रिड्यूस इट्स डायमीटर टू हाफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बिकम्स। देखो हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, मैंने बताया था कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायमीटर के किस कैसे वेरी करता है, ये मैंने क्लास लेक्चर में समझाया था कि जो रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर की पावर 4। ये इनिशियल है, ये क्या है, ये इनिशियल है, ये इनिशियल कंडीशन है। अब आपने क्या कर दिया है, डायमीटर को हाफ कर दिया है। तो अब देखो ये जो आर डैश होगा, आर डैश होगा, वो डायमीटर को आपने क्या कर रखा है, हाफ कर दिया है। डायमीटर को इन द प्लेस ऑफ डायमीटर यू पुट d/2 की पावर 4। ठीक है, तो आर डैश क्या आ जाएगा, आर डैश आ जाएगा 2 की पावर 4, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16, 16 आ जाएगा अपॉन डी की पावर 4। तो जब आप कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने से क्या होगा, ये आ जाएगा हमारे पास आर डैश। ठीक है, आर डैश प्रोपोर्शनल टू 1/d की पावर 4 को हम आर लिख दें तो r/16। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये तो आर आ जाएगा इंटू हम क्या करेंगे 16 आ जाएगा ऊपर से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, देखो कितने टाइम से रिड्यूस हो जाएगा, तो इंटू 16 टाइम्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये जो आर डैश आ रहा है, जो आर डैश आ रहा है वो कितना आ जाएगा, 16 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या हो रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है, तो 16 टाइम्स इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कौन सा, 16। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, 16। ठीक है, 16 टाइम्स क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 17। क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, एज द टेम्परेचर ऑफ मेटेलिक रजिस्टर इंक्रीज्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 एज द टेम्परेचर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, R इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्लियर हो चुका है। और रेजिस्टेंस और एक होती है, क्या होती है, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी इक्वल टू होती है 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। तो इन दोनों का प्रोडक्ट पूछ रहा है हमसे। तो देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम देखो, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, एज द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो देखो रेजिस्टेंस पर फोकस करो। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, एम भी फिक्स रहेगा, एल भी फिक्स रहेगा, एन भी फिक्स रहेगा, ई भी फिक्स रहेगा, ए भी फिक्स रहेगा कंडक्टर का। ठीक है, सिर्फ क्या वेरी करेगा कि जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टाउ होगा। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जो रिलैक्सेशन टाइम है, द कॉलिजन बिटवीन टू
द कॉलिजन बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन मॉलिक्यूल के बीच, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। टाउ डिक्रीज होगा तो क्या होगा, अगर टाउ डिक्रीज हो रहा है, टाउ डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। पहला पॉइंट तो ये है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटेलिक मेटल वायर इज इंक्रीज्ड। ये तो रेजिस्टेंस की बात हो गई। अब देखो जो हमारे पास रेजिस्टिविटी होती है वो एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, एन ई स्क्वायर टाउ रजिस्टिविटी ये होती है। देखो इसका मतलब रजिस्टिविटी भी किस पे डिपेंड कर रही है, टाउ पे डिपेंड कर रही है। तो इसका मतलब जब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे होंगे, रिलैक्सेशन टाइम घट रहा होगा, रिलैक्सेशन टाइम घट रहा होगा तो जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ रहा होगा, रेजिस्टेंस बढ़ रहा होगा तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ रही होगी, रेजिस्टिविटी भी बढ़ रही होगी, रेजिस्टिविटी बढ़ रही होगी, रेजिस्टिविटी बढ़ रही होगी तो कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही होगी, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही होगी। तो मुझको मुझे इसका और इसका प्रोडक्ट ढूंढना है। तो अगर हम इसका प्रोडक्ट ढूंढेंगे तो ये जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट अगर हम देखेंगे, एक बढ़ रहा है, एक टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है और टेम्परेचर बढ़ाने पर जो हमारे पास क्या है, रेजिस्टिविटी भी बढ़ रही है। ठीक है, रेजिस्टिविटी बढ़ रही है पर कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। ओवरऑल हम चेंज देखेंगे तो रिमेन्स चेंज रहेगा जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो। ठीक है, जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी वो क्या रहेगी, रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि एक बढ़ रहा है तो दूसरा उसी मैनर में डिक्रीज हो रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर। तो ये है हमारे पास। तो ये देखो आज जो हमने इम्पोर्टेंट, ये जो मॉडल पेपर है इसके इम्पोर्टेंट 18 क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो बाकी के जो इसमें जो क्वेश्चन इसमें लेफ्ट रह गए हैं उसको हम क्या करेंगे, सेकंड, इसका सेकंड पार्ट हम लॉन्च करेंगे। सेकंड पार्ट में बाकी के जो 18 से आगे के क्वेश्चन को हम सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, सॉल्व कराएंगे। ठीक हो गया। तो आप इन क्वेश्चन को एक बार खुद करके देखो। ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनके एग्जाम में जो आने की जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, वो बहुत ज्यादा है। और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन ही है जो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को एक बूस्ट अप दे सकते हैं। ठीक है, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं फिजिक्स के एग्जाम में। ठीक है, और ये जो वीडियो है, पहला जो वीडियो था उसमें हम बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला हमको। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या करेंगे, ये जो वीडियो है इसको आप ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक पहुंचाएं ताकि सबके क्या है, अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।